नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज का भारत प्रगति के लिए उत्सुक और आत्मनिर्भर बनने के लिए दृढ़ है। उन्होंने नई दिल्ली में छठा रामनाथ गोयनका व्याख्यान दिया। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को पिछले वर्ष विद्यार्थियों के नेतृत्व में प्रदर्शनों के दौरान मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के लिए उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई गई। शेख हसीना ने फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया। इस फैसले पर भारत ने कहा कि वह बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विनिर्माण योजना के अंतर्गत 7,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली 17 परियोजनाओं को मंजूरी दी। निर्वाचन आयोग ने असम में मतदाता सूची के विशेष संशोधन का आदेश दिया। जापान के टोक्यो में बधिर ओलंपिक प्रतियोगिता में भारत की अनुया प्रसाद ने स्वर्ण पदक और प्रांजलि धूमल ने रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय रामनाथ गोयनका व्याख्यान को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन। और उसका खामियाजा भारत ने आने वाली सदियों में उठाया। साथियों, मैकाले ने हमारे आत्मविश्वास को तोड़ दिया, हमारे भीतरहीन भावना का संचार किया। मैकाले ने एक झटके में हजारों वर्षों के हमारे ज्ञान विज्ञान को, हमारी कला संस्कृति को, हमारी पूरी जीवन शैली को ही कूड़ेदान में फेंक दिया था। वहीं पर वो बीज पड़े कि भारतीयों को अगर आगे बढ़ना है, अगर कुछ बड़ा करना है, तो विदेशी तौर तरीकों से ही करना होगा। और ये जो भाव था वो आजादी मिलने के बाद भी और पुख्ता हुआ। हमारी एजुकेशन, हमारी इकोनॉमी, हमारी समाज के एस्पिरेशन, सब कुछ विदेशों के साथ जुड़ गई। जो अपना है उस पर गौरव करने का भाव कम होता गया। गांधी जी ने जिस स्वदेशी को आजादी का आधार बनाया था, उसको पूछने वाला ही कोई नहीं रहा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत प्रगति के लिए उत्सुक और आत्मनिर्भर बनने के लिए दृढ़ है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है। मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार के नेतृत्व में 3 सदस्यीय पीठ ने 453 पृष्ठ के फैसले में शेख हसीना को 2024 के जुलाई अगस्त विद्रोह में छात्र प्रदर्शनकारियों पर कठोर कार्रवाई कर उन्हें उकसाने, आपराधिक साजिश रचने और विद्रोह को रोकने में असफल रहने सहित कई मामलों में दोषी करार दिया। फिलहाल निर्वासन में रह रही 78 साल की श्रीमती शेख हसीना ने फैसले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े आरोप उन्हें राजनीति से हटाने के लिए गढ़े गए थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एहतियात के तौर पर ढाका में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एहतियात के तौर पर ढाका में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन और सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां पूरी राजधानी में तैनात कर दी गई है। संभावित अशांति की आशंकाओं के बीच शेख हसीना के गृह जिलों गोपालगंज, मदारीपुर और फरीदपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। विश्लेषकों का कहना है कि यह फैसला बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य को काफी बदल सकता है। राष्ट्रीय चुनाव नजदीक आने के साथ एक पूर्व प्रधानमंत्री और उनके करीबी सहयोगी को सुनाई गई मौत की सजा राजनीतिक दांवपेच बढ़ा दिया है। अब देश यह देखना चाहता है कि क्या इस फैसले से व्यापक अशांति फैलती है या सुरक्षा बलों की बढ़ी हुई संख्या बड़े पैमाने पर अशांति को रोकने में कामयाब होती है। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अपने करीबी पड़ोसी बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों, देश में शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संबंध में बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा सुनाए गए फैसले पर ध्यान दिया है।
मंत्रालय ने कहा है कि भारत बांग्लादेश में शांति और लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ रचनात्मक रूप से बातचीत करता रहेगा। सऊदी अरब के मदीना में हैदराबाद के उमराह जायरीन को ले जा रही एक बस डीजल टैंकर से टकरा गई। इस हादसे में 42 लोगों की मौत हो गई। बस में 45 यात्री सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि उनकी संवेदनाएं मृतकों के परिवार और प्रियजनों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि रियाद स्थित दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास हर संभव सहायता कर रहे हैं। तेलंगाना राज्य मंत्रिमंडल ने आज सऊदी अरब में बस दुर्घटना में मारे गए राज्य के उमराह तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में आज हैदराबाद में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। एक रिपोर्ट। लोग अपने प्रियजनों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हैदराबाद स्थित हज हाउस में लगातार पहुंच रहे हैं। सऊदी अरब में हुई सड़क दुर्घटना में 42 उमराह तीर्थयात्री मारे गए। इसमें अधिकांश हैदराबाद के रहने वाले थे। एक ही परिवार के कई बच्चों सहित 18 सदस्य दुर्घटना में मारे गए। मुशीराबाद के रामनगर निवासी शेख नसरुद्दीन और उनकी पत्नी अख्तर बेगम अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ हैदराबाद से निकले थे। वहीं सबीहा बेगम और उनके 4 अन्य परिवारजन भी पीड़ितों में शामिल हैं। इस बीच तेलंगाना सरकार प्रत्येक मृतक के परिवार के 2-2 सदस्यों को सऊदी अरब भेजने की व्यवस्था कर रहा है ताकि उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जा सके। मंत्रिमंडल ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजरुद्दीन के नेतृत्व में एक सरकारी दल को सऊदी अरब भेजने का भी फैसला किया है। इसमें AIMIM के एक विधायक और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विनिर्माण योजना के दूसरे चरण की घोषणा की। दूसरे चरण के अंतर्गत 7,000 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ 17 आवेदनों को मंजूरी दी गई। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कंपनियों के प्रतिनिधियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन 17 परियोजनाओं से 60,000 करोड़ रुपए का उत्पादन होगा और 11,000 से ज्यादा रोजगार सृजित होंगे। आज ECMS का सेकेंड सेट ऑफ अप्रूवल्स हुआ, जिसमें 17 एप्लीकेशंस विच विल बी इन्वेस्टिंग अबाउट 7,172 करोड़ रुपीस। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया का संकल्प है, उसमें दिस विल बी अनदर वेरी मेजर अचीवमेंट। क्रिस्टल ऑसिलेटर्स, जो कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल क्रिएट करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग इसकी चालू होगी। इन दोनों की खासियत ये है कि दीज आर वेरी वेरी हाई प्रिसीजन कंपोनेंट्स। बिहार में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक कल पटना में पार्टी मुख्यालय में होगी। बैठक में नवनिर्वाचित 89 विधायक नए विधायक दल के नेता का चुनाव करेंगे। बिहार पार्टी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि पार्टी पर्यवेक्षक भी बैठक में शामिल होंगे। बिहार में नई सरकार के गठन से पहले राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है। एनडीए के 5 घटक दलों की हिस्सेदारी को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि दोनों बड़े घटक दलों भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को मंत्रिमंडल में अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री के कितने पद होंगे और किस दल के कितने मंत्री होंगे, इसका कोटा तय करने को लेकर एनडीए के प्रमुख नेताओं के बीच अंतिम बातचीत
बातचीत नहीं हुई है। इधर जनता दल यूनाइटेड की विधायक दल की होने वाली बैठक की तारीख बदल दी गई है। अब यह बैठक 19 नवंबर को होनी है। 19 नवंबर को ही मौजूदा सरकार के मंत्रिमंडल को भंग करने की सिफारिश की गई है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा नहीं सौंपा है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। निर्वाचन आयोग ने असम में मतदाता सूचियों के विशेष संशोधन का आदेश दिया है। इसके लिए 1 जनवरी 2026 को अर्हता तिथि घोषित की गई है। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे एक पत्र में आयोग ने कहा है कि एकीकृत मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि अगले महीने की 27 तारीख होगी। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 27 दिसंबर से 22 जनवरी 2026 के बीच होगी। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 10 फरवरी 2026 होगी। चुनाव उपायुक्त ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग की एक टीम कल पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की समीक्षा करेगी तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की प्रथम स्तरीय जांच की कार्यशाला में शामिल होगी। प्रधान सचिव SB जोशी और मलय मलिक, उप सचिव अभिनव अग्रवाल कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में SIR की प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों की दरों में 26% की बढ़ोतरी की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि दैनिक समाचार पत्रों की 1 लाख प्रतियों के लिए प्रति वर्ग सेंटीमीटर ब्लैक एंड व्हाइट विज्ञापन की दरें 47 रुपये 40 पैसे से बढ़ाकर 59 रुपये 68 पैसे कर दी गई हैं। एक रिपोर्ट। सरकार द्वारा प्रिंट मीडिया में दिए जाने वाले विज्ञापनों की दरें बढ़ाने से सरकार और मीडिया दोनों को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे। बढ़ी हुई दरें प्रिंट मीडिया को जरूरी आर्थिक सहायता देंगी। इससे प्रिंट मीडिया अपने कामकाज को सुचारू रूप से चला सकेगा। वहीं इस निर्णय से प्रिंट मीडिया को गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता बनाए रखने में और स्थानीय खबरों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। आर्थिक मजबूती मिलने पर मीडिया बेहतर सामग्री तैयार कर सकेगा और जनता की जरूरतों को अधिक प्रभावित तरीके से पूरा कर सकेगा। विविध मीडिया माध्यमों वाले वातावरण में प्रिंट मीडिया के महत्व को स्वीकार करते हुए सरकार अपनी संचार रणनीतियों को बेहतर ढंग से लक्षित कर सकेगी ताकि उसकी जानकारी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए नागरिकों तक प्रभावी रूप से पहुंच सके। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है, जो देश के तेज आर्थिक विकास और बढ़ते संपर्क को दर्शाता है। उन्होंने नई दिल्ली में 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मंडप का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। बच्चे होते हैं तो वो आसमान में वो एयरक्राफ्ट को देखते हैं तो काफी सारी उम्मीदें उनकी जगती है, तो वो पैशन को हमें करियर से जोड़ना है। तो इसलिए करियर गाइडेंस प्रोग्राम हमने किया, बट उसमें हमने देखा कि इसको और बढ़िया तरीके से और एक्सपैंड करना चाहिए। तो वी हैव टेकन वन अपॉर्चुनिटी एट द IIT ट्रेड फेयर एंड देन वी हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस नाइस स्टॉल हियर वेयर वी आर गोइंग टू ब्रिंग इन चिल्ड्रन, वी आर ब्रिंगिंग इन यूथ, वी आर ब्रिंगिंग इन कॉलेज स्टूडेंट्स, टेलिंग देम व्हाट एयरपोर्ट्स आर अबाउट, व्हाट एविएशन इज अबाउट, व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट करियर्स आर देयर हियर। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आगामी बजट सत्र में खराब और अनधिकृत बीजों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एक नया बीज कानून पेश किया जाएगा। जापान के टोक्यो में आयोजित बधिर ओलंपिक प्रतियोगिता में भारत की अनुया प्रसाद ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं प्रांजलि धूमल ने रजत पदक अपने नाम किया। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अभिनव देशवाल ने लगभग 236 अंक के साथ रजत पदक हासिल किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज का भारत प्रगति के लिए उत्सुक और आत्मनिर्भर बनने के लिए दृढ़ है। उन्होंने नई दिल्ली में 6ठा रामनाथ गोयनका व्याख्यान दिया। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को पिछले वर्ष विद्यार्थियों के नेतृत्व में प्रदर्शनों के दौरान मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के लिए उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई गई। शेख हसीना ने फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया। इस फैसले पर भारत ने कहा कि वह बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध है।
केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विनिर्माण योजना के अंतर्गत 7,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली 17 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।